नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रैंडन टर्नर की द बुक ऑन रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग। हाँ, नमस्कार। ये किताब उन सब लोगों के लिए काफी काम की है जो रियल एस्टेट में निवेश करके पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या खास बातें हैं, क्या नुस्खे हैं जो असल जिंदगी में काम आ सकते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें शुरुआत करने वालों से लेकर जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि किराए की संपत्ति में ही क्यों निवेश करें, इसके क्या फायदे गिनाती है किताब। देखिए, किताब कई फायदे बताती है। सबसे पहला तो है रेगुलर कैश फ्लो, मतलब हाँ। हर महीने किराए से एक आमदनी का जरिया। हाँ, वो एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम बन जाती है। बिल्कुल। फिर है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग, मतलब समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना। अच्छा। टैक्स के फायदे भी मिलते हैं इसमें। अच्छा, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, काफी तरह के डिडक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो किताब कहती है वो है कंट्रोल। शेयर बाजार के मुकाबले यहाँ आपका ज्यादा नियंत्रण होता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ये कंट्रोल वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। मतलब आप खुद फैसले ले सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। हाँ, बिल्कुल। और किताब एक बड़े मिथक को भी तोड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट मतलब बहुत रिस्क, या फिर कि इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ, ये तो आम धारणा है। लेकिन किताब कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, रिस्क तो हर निवेश में होता है ना? पर सही जानकारी, सही प्लानिंग से आप रियल एस्टेट के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और पैसों वाली बात, क्या कम पैसों में शुरुआत नहीं हो सकती? हो सकती है। किताब क्रिएटिव फाइनेंसिंग के कई तरीके बताती है। जैसे एक है सेलर फाइनेंसिंग। सेलर फाइनेंसिंग, ये क्या होता है? इसमें आप सीधे प्रॉपर्टी बेचने वाले से ही फाइनेंसिंग की व्यवस्था करते हैं। मतलब वो आपको एक तरह से लोन दे देता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये तब काम आता है जब शायद बैंक लोन मिलना मुश्किल हो रहा हो। अरे वाह, ये तो काफी अनोखा तरीका है। तो मतलब कम डाउन पेमेंट में भी काम बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप भी एक तरीका है, तो पैसों की कमी एक रुकावट ना बने, इसके रास्ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब किताब कहती है कि अकेले नहीं चलना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए। ये टीम क्यों जरूरी है और इसमें कौन लोग होने चाहिए? हाँ, टीम पर किताब बहुत जोर देती है। देखिए, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, ना ही हर चीज के एक्सपर्ट हो सकते हैं। सही बात है। तो टीम में एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होना चाहिए जो आपको सही प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करे। एक भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार मरम्मत वगैरह के लिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर एक कुशल प्रॉपर्टी मैनेजर, अगर आप खुद मैनेज नहीं करना चाहते तो। एक अच्छा लेंडर या लोन ऑफिसर जो फाइनेंसिंग में मदद करे। और हाँ, एक जानकार अकाउंटेंट या सीए जो टैक्स और फाइनेंस को संभाले। तो ये पूरी एक कोर टीम हो गई। बिल्कुल। और किताब ये भी कहती है कि कोशिश करें कि ये लोग अनुभवी हों। उनका अनुभव आपको कई गलतियों से बचा सकता है। वो आपके सलाहकार की तरह काम करते हैं। सही कहा, अनुभव बहुत मायने रखता है। चलिए, टीम बन गई। अब आता है सबसे मुश्किल काम, सही प्रॉपर्टी ढूंढना। किताब सही बाजार चुनने पर क्या कहती है? कहीं भी निवेश कर देना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि बाजार का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देना वो खतरनाक हो सकता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाजार चुनते वक्त? कई चीजें हैं, जैसे वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, क्या नौकरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि जहां लोग आएंगे नौकरियां होंगी वहीं तो किराएदार मिलेंगे, है ना? हाँ, लॉजिकल है। फिर वहां किराए की डिमांड कैसी है और प्रॉपर्टी की कीमतें क्या हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो कि किराया निकाल कर भी कुछ बचे ही ना। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब मान लीजिए सही बाजार चुन लिया, अब फाइनेंसिंग की बारी। आपने कुछ क्रिएटिव तरीके बताए, लेकिन आमतौर पे क्या विकल्प होते हैं? आमतौर पे तो देखिए, पारंपरिक बैंक लोन सबसे कॉमन है। फिर कुछ सरकारी स्कीम्स होती हैं, जैसे FHA लोन्स, जो खासकर पहली बार घर खरीदने वालों की मदद के लिए होती हैं। अच्छा। सेलर फाइनेंसिंग हमने डिस्कस किया ही। पार्टनरशिप में पैसा जुटा सकते हैं। और फिर प्राइवेट मनी लेंडर्स या हार्ड मनी लेंडर्स भी होते हैं, जो शायद ज्यादा ब्याज लें लेकिन जल्दी लोन दे देते हैं। काफी सारे विकल्प हैं। तो किताब का निचोड़ क्या है इस पर? निचोड़ यही है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से समझें, अपनी जरूरत के हिसाब से सही रणनीति चुनें। हर विकल्प के अपने फायदे नुकसान हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग भी हो गई।
अब आता है डील ढूंढने का काम। अच्छी डील्स मिलती कहाँ है? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी एजेंट्स के भरोसे रहना पड़ता है? नहीं, सिर्फ एजेंट के भरोसे नहीं। MLS यानी मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस, जहां एजेंट्स प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, वो एक सोर्स जरूर है। पर किताब और भी कई तरीके बताती है, जैसे कि? जैसे डायरेक्ट मेल मार्केटिंग। आप सीधे प्रॉपर्टी मालिकों को चिट्ठी भेजकर पूछ सकते हैं कि क्या वो बेचना चाहेंगे। नेटवर्किंग बहुत काम आती है, दूसरे इन्वेस्टर्स, एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स से। हाँ, जान पहचान से भी डील्स मिल जाती हैं कई बार। बिल्कुल। फिर नीलामी है, ऑक्शंस, और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं जहां प्रॉपर्टी लिस्ट होती हैं। जरूरी यह है कि आप लगातार लीड्स पाने का एक सिस्टम बना लें। एक सिस्टम बनाना ये जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई अच्छी डील नजर आ गई। अब उसे फाइनल करने से पहले उसका विश्लेषण करना होगा। किताब इस एनालिसिस पर क्या कहती है? किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? जरूरी है। यहीं पर असल में पता चलता है कि डील अच्छी है या नहीं। किताब कुछ खास मैट्रिक्स पर फोकस करने को कहती है। कौन से मैट्रिक्स हैं? सबसे पहले तो कैश फ्लो एनालिसिस, मतलब किराया वसूलने के बाद सारे खर्चे निकालकर, जैसे लोन की किश्त, टैक्स, बीमा, मरम्मत, आपकी जेब में असल में कितना पैसा बच रहा है हर महीने या हर साल। यानी प्रॉफिट। हाँ, असल प्रॉफिट। फिर है ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कुल कितना पैसा लगाया और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। कैप रेट भी एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से उसकी सालाना इनकम को दिखाता है। कैप रेट, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पर समझना जरूरी है। और एक और जो किताब बहुत एम्फसाइज करती है वो है कैश ऑन कैश रिटर्न। कैश ऑन कैश रिटर्न। हाँ, इसका मतलब है कि आपने जो पैसा अपनी जेब से लगाया है, डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट, शुरुआती मरम्मत, उस पर आपको सालाना कितना कैश वापस मिल रहा है। ये मैट्रिक असल में बताता है कि आपका लगाया हुआ पैसा कितनी तेजी से आपके पास वापस आ रहा है। अच्छा, तो ये सारे नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। इन आंकड़ों को समझे बिना सौदा करना, जैसा आपने कहा, अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही कहा। अब एनालिसिस हो गया, डील अच्छी लग रही है। अब आता है ऑफर देने और मोलभाव करने का मरहला। इसमें क्या सलाह देती है किताब? किताब कहती है कि ऑफर आत्मविश्वास से दें, लेकिन सम्मानजनक तरीके से। अगर आपको लगता है कि कीमत ज्यादा है तो कम ऑफर देने में हिचकिचाए नहीं, पर उसका लॉजिक होना चाहिए। मतलब तैयारी करके जाएं। बिल्कुल। और मोल भाव यानी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत काम आती हैं। थोड़ी नरमी, थोड़ी गर्मी, सही समय पर सही बात कहना, इससे आप एक बेहतर डील पा सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, और सबसे जरूरी चीज, सौदा पक्का होने से पहले ड्यू डिलिजेंस, मतलब पूरी तरह से जांच पड़ताल। ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या आता है? इसमें आता है प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन, कहीं कोई बड़ी मरम्मत तो छुपी नहीं है। टाइटल सर्च, यानी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक में कोई झमेला तो नहीं है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, लीगल चेक, ये सब बहुत जरूरी है। यहीं पर लोग अक्सर चूक जाते होंगे। हाँ, और यही छोटी सी लापरवाही बाद में बहुत भारी पड़ती है। मान लीजिए इंस्पेक्शन ठीक से नहीं किया और बाद में पता चला कि छत बदलनी पड़ेगी या फाउंडेशन में दिक्कत है, तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो ड्यू डिलिजेंस पर पूरा ध्यान देना है। चलिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उसका मैनेजमेंट खुद करें या किसी प्रॉपर्टी मैनेजर को रखें? क्या कहती है किताब? ये निवेशक की अपनी सिचुएशन पर निर्भर करता है। किताब दोनों के फायदे नुकसान बताती है। अगर आपके पास समय है, आप लोकल रहते हैं और आपको लोगों से डील करना आता है, तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। इससे पैसे बचते हैं। और अगर मैनेजर रखें तो? अगर आपके पास समय नहीं है, आप दूर रहते हैं या आपको रोज की झंझट नहीं चाहिए, तो प्रॉपर्टी मैनेजर रखना अच्छा है। हाँ, उसकी फीस जाएगी, लेकिन आपका समय और सिरदर्द बचेगा। तो ये पर्सनल चॉइस है, पर दोनों ही सूरतों में कुछ चीजें तो जरूरी होंगी। बिल्कुल। जैसे अच्छे किराएदार कैसे चुनें, उनकी स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। समय पर किराया कैसे वसूलें, प्रॉपर्टी का रख रखाव कैसे करें, और अगर जरूरत पड़े तो कानूनी तरीके से किराएदार को निकालने, इविक्शन की प्रक्रिया क्या है, ये सब जानना जरूरी है, चाहे आप खुद मैनेज करें या मैनेजर रखें। हाँ, ये तो मैनेजमेंट के असासियात हैं। इसके अलावा किताब एक और चीज पर ध्यान दिलाती है, वैल्यू ऐड। मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदकर किराया वसूलना ही काफी नहीं है, आप उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। वैल्यू ऐड मतलब रेनोवेशन वगैरह? हाँ, वो भी एक तरीका है। छोटे मोटे अपग्रेड करके, जैसे किचन या बाथरूम को सुधार कर आप ज्यादा किराया मांग सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी की अपील बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा किराए को धीरे धीरे मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ाना, अच्छा मैनेजमेंट रखना जिससे अच्छे किराएदार टिके रहें, ये सब भी वैल्यू ऐड करने के तरीके हैं। इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है और कैश फ्लो भी। बिल्कुल। तो ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। किताब निवेश की पूरी यात्रा को 4 फेज में बांटती है। 4 फेज कौन से? पहला है सीखना, मतलब ज्ञान हासिल करना, जैसे अभी हम ये किताब डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है योजना बनाना, अपनी स्ट्रैटेजी तय करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ठीक है। तीसरा है एक्शन लेना, मतलब असल में प्रॉपर्टी ढूंढना, खरीदना, मैनेज करना। और चौथा है विकास करना, यानी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना, स्केल अप करना, रीइन्वेस्ट करना। सीखना, योजना, एक्शन और विकास, ये एक पूरा साइकिल है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में किताब बार बार चेतावनी देती है आम गलतियों से बचने की। कौन सी हैं वो आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए? सबसे कॉमन है प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा कीमत दे देना, ओवरपेइंग, जोश में या बिना सही एनालिसिस के। दूसरी बड़ी गलती है मरम्मत के खर्च को कम आंकना, अंडर एस्टिमेटिंग रिपेयर्स। हाँ, ये तो आपने पहले भी बताया था। ये बहुत आम है और ये आपका सारा कैश फ्लो बिगाड़ सकता है। फिर है खराब किराएदार चुन लेना, ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मतलब पैसों का सही हिसाब किताब ना रखना। ये इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर चीज का रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना बहुत जरूरी है। हर एग्रीमेंट, हर खर्चा, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और हाँ, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। लॉजिक और नंबर्स पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक तरह का रोड मैप देती है रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड गाइड है। ये बताती है कि अगर सही प्लानिंग हो, सही नॉलेज हो और सही टीम साथ हो तो किराए की प्रॉपर्टी में निवेश करके वाकई अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा जा सकता है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, पर ये एक शक्तिशाली तरीका जरूर है। सही कहा। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने वित्तीय भविष्य को संवारने की दिशा में रियल एस्टेट निवेश की संभावनाओं पर विचार करने का वो पहला प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद पहला कदम सिर्फ और सीखना हो, या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का जायजा लेना हो, या शायद अपने लोकल मार्केट को समझना शुरू करना हो। सोचने वाली बात है।